जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th में ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग भूगोल शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए भूगोल जो है इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। तो भूगोल का जो सबसे पहला जो चैप्टर है, अध्याय जो 1 है, उसका नाम है संसाधन और इसके उपयोग। संसाधन और उपयोग, ठीक है। इस चैप्टर को हम पढ़ें इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भूगोल यानी जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भूगोल, ठीक है, भूगोल, ठीक है, किसको कहते हैं। तो देखिए कहा गया है कि पृथ्वी की गोलाकार संरचना का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। हमारा जो पृथ्वी है ये कैसा है, लगभग गोलाकार है, पूरा गोलाकार नहीं है, लगभग गोलाकार है, ठीक है। इसका जो हम लोग अध्ययन जिस किताब में करते हैं, सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान के जिस किताब में हम लोग पृथ्वी गोलाकार पृथ्वी और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग भूगोल कहते हैं। यानी भूगोल यानी भूमि कैसा है, भू प्लस गोल यानी भूमि जो गोल है, इसी के बारे में जिस किताब में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। भूगोल जो है इसको हम लोग इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखिए 2 शब्द से बना है, वो शब्द है जियो प्लस ग्राफी। जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है पढ़ना, या जिसके बारे में लिखा हो। तो पृथ्वी के बारे में लोग जिसमें पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में जिस किताब में लिखा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द जियो प्लस ग्राफी से हुआ, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है पढ़ना या लिखना, या जिसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ा जाए या लिखा जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी का अगर जनक का बात पूछा जाए आपको, फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज साहब को क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आइए हम लोग इस बात को अगर समझ गए तो हम लोग आते हैं चैप्टर पे, ठीक है। हमारा चैप्टर है आज का संसाधन और इसके उपयोग, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए भूगोल यानी ज्योग्राफी किसे कहते हैं, पृथ्वी गोलाकार संरचना का अध्ययन जिस ग्रंथ में, जिस किताब में, ग्रंथ में मतलब किताब ये करते हैं, उसको हम लोग भूगोल कहते हैं। भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या सब पढ़ते हैं, पहाड़ के बारे में, महादेश के बारे में। कितने महादेश हैं, 7 महादेश। 7 महादेश कौन सा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, पहाड़ इत्यादि इसका अध्ययन यानी स्टडी यानी पढ़ाई करते हैं इस किताब में, उसको हम लोग भूगोल कहते हैं। भूगोल के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ नदी है, कहाँ पे कौन सा समुद्र है, कहाँ पे कौन सा देश, कौन सा महादेश, हम लोग भूगोल में ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द, यहाँ पे 2 होगा, 2 शब्द जियो और प्लस ग्राफो से हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना, अर्थात जिसमें पृथ्वी का वर्णन हो उस किताब को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योग्राफी या भूगोल कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए इस बात को अगर समझ गए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा भूगोल का जनक कौन है, तो इरेटोस्थनीज साहब है, जो हमने पहले बताया आपको। भूगोल का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज है। ये समझ गए। तब अब हम लोग ये थोड़ा सा भूगोल से क्या था, यहाँ से ऊपर क्या था, भूगोल का परिचय था। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं चैप्टर पर। चलिए चैप्टर में सबसे पहले संसाधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेस, किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है संसाधन और उपयोग। तो जानते हैं हम लोग संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए संसाधन नाम ही है साधन, साधन किसे कहते हैं, जो हमारा काम आसान कर दे, हमारी ज़रूरत को पूरा कर दे, उसी को ना साधन कहते हैं। अब कोई आदमी मान लीजिए खेत कोड़ने गया है तो उसको कुदाली यानी फावड़ा का काम होगा, वह साधन है उसका। किसी आदमी को मान लीजिए फटा हुआ कपड़ा सीना है तो सुई उसके लिए साधन का काम करेगा। किसी को पेड़ काटना है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी उसका साधन हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो संसाधन किसे कहेंगे। देखिए संसाधन मतलब स्पष्ट रूप से समझिए, इसको मुँह जबानी समझिए कि साधन जो मनुष्य की जरूरत को पूरा करता है। तो कह रहा संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सभी वस्तुएँ, वे सब वस्तु मतलब समान चीज़, ये सभी चीज़ जो मानवीय आवश्यकताएं था, जरूरत, आवश्यकता का मतलब जरूरत,
माना ये होता मनुष्य के आवश्यकता मतलब ज़रूरत को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। बोलिए क्या सब है जो मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करता है? तो दुनिया में ये हर कुछ है जो मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करता है। क्या सब पूरा करता है? मिट्टी हो गया, पेड़ हो गया। मिट्टी हम लोग घर बनाने का काम करता है, रोड बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, हवाई अड्डा बनाना, प्लेटफॉर्म बनाना, मंदिर मस्जिद सब बनाना मिट्टी पे। पेड़ हम लोग को क्या करता है? लकड़ी देता है, फल फूल देता है। पहाड़ हो गया, इससे हम लोग गिट्टी उट्टी प्राप्त होता है, बहुत सारा खनिज भी मिलता है। नदी हो गया, हाँ, धातु हो गया जैसे लोहा सोना चांदी, ये सब हम लोग को ज़रूरत पूरा करता है। तो इस सब हम लोग संसाधन कहते हैं। धरती का वह सभी चीज़ जो मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करे अर्थात मनुष्य का काम आवे, मनुष्य के काम को आसान कर दे, उन सभी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मुख्य रूप से संसाधन के प्रकार को समझते हैं हम लोग। संसाधन का तो ऐसे बहुत सारे भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से संसाधन को हम लोग क्या करेंगे, आज 3 भागों में बांटा गया है। संसाधन के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहला जो है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? ठीक है, देखिए प्राकृतिक संसाधन जो पहला है वो क्या है? तो प्राकृतिक का मतलब शब्द जो है, प्राकृतिक शब्द जो है, प्राकृतिक शब्द का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है ईश्वर। क्या होता है? ईश्वर। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन, संसाधन मतलब जो मनुष्य की जरूरत को पूरा करे। प्राकृतिक लगाया था तो वह सब चीज़ जो ईश्वर के द्वारा बना है, मनुष्य नहीं बना सकता है। तो लिखा है ईश्वर द्वारा निर्मित मतलब बना हुआ। हाँ, सभी पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, हवा, पानी इत्यादि और भी ऐसे बहुत सारे इत्यादि का मतलब हाँ प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन ईश्वर के द्वारा जितना भी चीज़ बना है और मनुष्य की जरूरत को पूरा कर रहा है, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, समुद्र, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? और देखिए धरती पर जितने भी ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है, ठीक है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, वह चीज़ हमको प्रकृति ने फ्री में दिया है। इसमें जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हवा है, सबसे ज़्यादा जरूरी, वो भी हमको फ्री में दिया है। इसका कितना कीमत है ये हम लोग को कोरोना में पता चलिए गया है कि नहीं है? जब ऑक्सीजन का कमी हो गया था तो कितना महंगा ऑक्सीजन मिल रहा था सिलेंडर में भर करके, और वो भी नहीं मिल रहा था। और ये देखिए हम लोग जीवन में इतने जीव जंतु फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये प्रकृति अगर इस चीज़ का क्या करे, जिस दिन हम लोगों से मूल्य लेने लगेगा हवा का, पानी का, उस दिन हम लोग खुद को बेच कर भी क्या करेंगे, इसका प्रकृति का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इसलिए हम लोगों को भगवान का, ठीक है, इस प्रकृति का क्या होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए इनको। ठीक है, इसका आभारी रहना चाहिए हम लोगों को। और इस प्रकृति और पर्यावरण का साफ सफाई में थोड़ा सा हम लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस सबको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब बताइए क्या सूर्य संसाधन है? सूर्य क्या संसाधन है? क्योंकि ये मनुष्य की जरूरत को पूरा करता है। इसका सूर्य का प्रकाश आता है, इससे मनुष्य बहुत सारा काम दिन में करता है। पेड़ पौधे इससे क्या करते हैं, धूप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, अनाज या फल का निर्माण करते हैं, जिसको फिर हम लोग खाते हैं। ठीक है, यही सूर्य का प्रकाश को लेकर के पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन भी बनाता है। ठीक है, तो ये सूर्य का प्रकाश या सूर्य भी क्या होगा, संसाधन हो जाएगा। कैसा संसाधन होगा? प्राकृतिक बात, क्योंकि ईश्वर के द्वारा निर्मित है, हम लोग मनुष्य नहीं बना सकते हैं सूर्य। ठीक है, अलग बात है कि चीन और जापान अपना सूर्य बनाने के चक्कर में है, और किसका भी इंसान को प्रकृति से बड़ा इंसान नहीं हो सकता है। ईश्वर यानी प्रकृति, ठीक है, इससे बड़ा इंसान कभी नहीं हो सकता। और जब भी इंसान प्रकृति से बड़ा होने का प्रयास करेगा, तब तक जो है इंसान या विज्ञान जो है एक महामारी से जूझना पड़ेगा। जैसे कि आपको बता दूं कि देखिए अभी क्या हुआ है कि सऊदी अरब में इस बीच में बहुत बाढ़ आ गया। 20 साल का वर्षा एक ही दिन में आ गया। हाँ, वो अपना कृत्रिम बादल बना रहा था। हाँ, अपना मन से आर्टिफिशियल वर्षा करवाना चाहता था। और देखिए इस तरह से भूल हुआ कि इस तरह की वहाँ इतना वर्षा हुआ, पूरा सऊदी अरब बह गया। ठीक है, वहीं चीन देखिए अपना सूर्य बनाने में लगा है, जापान अपना सूर्य बनाने में लगा है। और देखिए वहाँ पे कोरोना की इस तरह से चीन से फिर शुरुआत। इसीलिए हम लोग प्रकृति से बड़ा इस विज्ञान जो है अभी नहीं है। हम लोग प्रकृति के अंदर ही सभी वैज्ञानिक है, सभी मनुष्य है। ठीक है, हम लोग इससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करें, वही ठीक है। ठीक है, प्रकृति को समझें, ये ठीक है, लेकिन प्रकृति का बाप बन जाना, ठीक है, ये हमारे बस का बात नहीं है। चलिए, तो प्राकृतिक संसाधन आप लोग समझ गए। ईश्वर के द्वारा निर्मित जितने भी पेड़ पौधे, नदी है, जिसको हम लोग नहीं पैदा कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, उसमें किसी से पूछे कि बोलो
पत्थर कैसा संसाधन है? क्या मानव निर्मित संसाधन है? क्या मानव निर्मित संसाधन होगा? नहीं, क्योंकि मानव तो मानव को न बना सकता है, पत्थर नहीं न बना सकता है। तो पत्थर क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ईश्वर द्वारा निर्मित है, मनुष्य उसको नहीं बना सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन समझ गए। अब है मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए मानव निर्मित संसाधन दूसरा नंबर, आप लोग कहिएगा मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो मानव निर्मित संसाधन उसको कहते हैं कि जब मनुष्य प्राकृतिक वस्तु को अपने श्रम का मतलब होता है मेहनत, श्रम का मतलब वो लाज नहीं समझिएगा, वो श्रम ये इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ हम इस श्रम का बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है मेहनत। क्या होता है? मेहनत, ठीक है। इस श्रम का मतलब होता है लाज या हया। यहाँ पे हम इस श्रम का, मेहनत का बात कर रहे हैं। तो जब मनुष्य प्राकृतिक वस्तु, यानी कि मान लीजिए पेड़ जब जंगल में है तो हमारा ज़रूरत को कम पूरा करता है, उसका फल को खाते हैं हम लोग मान लीजिए, या मान लीजिए कोई ऐसा पेड़ है जिसमें फल लगता ही नहीं, तो वो हमारा किस ज़रूरत का है? जंगल में लगा है तो कोई ज़रूरत का नहीं है, ऑक्सीजन दे रहा है, ज़्यादा खास ज़रूरत का नहीं है। लेकिन वह प्राकृतिक है, पेड़ क्या है? प्राकृतिक, मनुष्य को पैदा नहीं कर सकता है। तो वह जो पेड़ है, अगर मनुष्य अपने श्रम यानी मेहनत और कुशलता, मतलब अपने बुद्धि कारीगरी के बल पर इस पेड़ को काट करके वह अगर इसका बेंच बनाता है, कुर्सी बनाता है, तो यह मनुष्य की ज़रूरत को ज़्यादा पूरा करने लगेगा, इस पर लोग बैठेगा हैं। तो ये पेड़ जब जंगल में था तो ये कम ही ज़रूरत पूरा कर रहा था, यानी ऑक्सीजन बना रहा था सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम लोग अपना मेहनत से इसको काट लेते हैं और अपना दिमाग से इसको हम लोग प्रतिभा से इसको बेंच डेस्क कुर्सी बनाते हैं तो इसके बल पर ये और भी ज़्यादा उपयोगी हो जाता है ये पेड़, है कि नहीं है? मान लीजिए पहाड़ है, कहीं पे रखा हुआ है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये रास्ता रोके ही खड़ा है। इसी पहाड़ को अगर हम लोग इसको तोड़ करके गिट्टी बना करके इसको अगर रोड बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो ये मनुष्य की ज़रूरत को ज़्यादा पूरा करने लगता है कि नहीं है? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक वस्तु जितना भी है उसको हम लोग, मनुष्य क्या करता है, अपने मेहनत के बल पे, कुशलता के बल पे, प्रतिभा के बल पे, तकनीक के बल पे इसको और भी ज़्यादा उपयोगी बना देता है। तो उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन में आपको हवाई जहाज़ आ जाएगा। जैसे देखिए हवाई जहाज़ मान लीजिए एल्युमिनियम का बना है, तो एल्युमिनियम मान लीजिए कहीं खदान में रखा है, तो क्या ज़रूरत पूरा कर रहा है मनुष्य का? कुछ भी नहीं। लेकिन इसको अब खदान से खोद कर लाएंगे तो इसमें मेहनत तो लगेगा। हवाई जहाज़ बनाने में कुशलता यानी प्रतिभा, कला का जरूरत है, सब तो नहीं बना सकता है, तो ये मनुष्य की जरूरत को ज़्यादा पूरा करने लगेगा। बस हो गया, लोहा का बना होता है, रोड हो गया, गिट्टी अलकतरा का बना होता है, इसको मनुष्य कहीं से मेहनत से लाया, फिर उसको बनाया। प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे रेल रुकता है। उसके बाद घर हो गया, घर भी मान लीजिए आपको जंगल में बांस, बत्ती, पेड़ पौधा है, क्या ज़रूरत पूरा, उसी को काट करके ला करके अगर हम इससे घर बना लेते हैं तो ये हमारी ज़्यादा ज़रूरत को पूरा करने लगता है। हॉस्पिटल हो गया इत्यादि, ये सब मानव के द्वारा बना होता है। और इसमें मनुष्य क्या करता है, प्राकृतिक वस्तु को अपना मेहनत से और दिमाग से और ज़्यादा थोड़ा सा बदल देता है, इसका रूप को ज़्यादा उपयोगी बना देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। समझ में आ गया? अगर अब हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे, बताइए कंप्यूटर कैसा संसाधन है? कंप्यूटर, तो क्या बताइएगा आप लोग? कंप्यूटर कैसा, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है? मानव निर्मित है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए, तो प्राकृतिक समझ गए, ईश्वर के द्वारा बना हुआ, मानव समझ गए, मानव निर्मित समझ गए। मानव निर्मित मतलब प्राकृतिक वस्तु में मनुष्य क्या करेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग, अपना टेक्निक लगा के उसको और भी ज़्यादा जरूरी का बना देगा, तो मानव निर्मित हो जाएगा। अब यहाँ पे जो तीसरा संसाधन का हमने चर्चा किया उसका नाम है मानव संसाधन। हालांकि बहुत सारे जगह पे आप दो ही प्रकार के संसाधन आप पढ़िएगा, प्राकृतिक और मानव। यहाँ पर मैंने मानव संसाधन को अलग बांटने का प्रयास किया है। मानव संसाधन भी एक अलग तरह का संसाधन है। तो मानव संसाधन क्या है, तो देखिए मानव संसाधन हम लोग किसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे, तो मानव संसाधन क्या है? तो मानव खुद एक संसाधन है कि नहीं है? मानव संसाधन है कि नहीं, पहले ये बताइए। संसाधन कहते हैं किसको? पहले मानव संसाधन है कि नहीं, इस बात को देखने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि संसाधन कहते हैं किससे है। तो संसाधन हम लोग उसको कहते हैं जो मनुष्य की जरूरत को पूरा करता है। क्या मनुष्य की जरूरत को पूरा करता है या नहीं? जी हाँ, जरूर करता है। एक मजदूर क्या करता है? एक मालिक का काम करता है, मालिक के काम को करके उसका जरूरत पूरा करता है। और फिर मजदूर का क्या जरूरत है? पैसा, सामने वह मालिक उसको पैसा देकर उसकी जरूरत को पूरा करता है। एक शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थी की जरूरत को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य का बहुत सारी जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है। इसलिए मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है, जिसमें वह संसाधन का उपयोग भी खुद करता है। जितना भी संसाधन है इस धरती पर, नदी, पहाड़, हाँ, फलना चिलना, जितना भी चीज़ है वो सबका उपयोग कौन करता है? मनुष्य ही करता है। देखिए जितना भी बकरी, मुर्गा, जो भी चीज़ है सब का उपयोग मनुष्य करता है। और बनाता भी कौन? देखिए मनुष्य उपयोग ही नहीं कर रहे, संसाधन को बनाता भी है। जैसे कि देखिए पहाड़ रखा हुआ है जंगल में,
खदान में हुआ, उससे कभी भी रोड नहीं बनेगा। रोड कौन बनाएगा? मनुष्य उस पहाड़ को गिट्टी तोड़ करके लाएगा, लोहा ला करके उससे बस बनाएगा। ये सब तो मनुष्य एक संसाधन है। संसाधन इसलिए क्योंकि मनुष्य की जरूरत पूरा कर रहा है मनुष्य को। ठीक है, जैसे शिक्षक क्या कर रहा है, आप विद्यार्थी की जरूरत पूरा कर रहा है, ज्ञान देने का काम कर रहा है। हाँ, तो इस तरह से क्या हुआ, मनुष्य संसाधन है और ये क्या कर रहा है, संसाधन का उपयोग भी करता है और बनाता भी संसाधन को मनुष्य ही है। जैसे आपने बनाया मानवीय संसाधन में हवाई जहाज हो गया आपको, हाँ ये सब आपको चीज़, हवाई जहाज हो गया, बस हो गया, रेल हो गया, ये सब कैसा है, सड़क हो गया। हाँ, ये सब संसाधन किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो मनुष्य संसाधन, मानव संसाधन है। क्यों संसाधन? क्योंकि वह मनुष्य की जरूरत को पूरा करता है। हाँ, और ये संसाधन जितना भी धरती का, उसको उपयोग भी कौन करता है? मनुष्य करता है। समुद्र में मछली मारता है, बहुत सारे शिकार करता है, बहुत सारा तरह का वहाँ पे काम करता है, खनिज लाता है, धरती में जैसे बहुत सारा चीज़ खोदता है, जंगल से बहुत सारा चीज़ लाता है। तो मनुष्य ही सब चीज़ का उपयोग करता है धरती पे और बनाता भी है प्लस में उसको। ठीक है, जैसे हम लोग पर्यावरण खराब होता है तो हम लोग फिर उसके बारे में बचाने का भी प्रयास मनुष्य करता है। तो मनुष्य खुद एक संसाधन भी है जो संसाधन का उपयोग भी करता है और उसको निर्माण यानी बनाता है, दोनों काम करता है। तो इसका जैसे में सिर्फ मनुष्य होगा। ठीक है, समझ गए? तो संसाधन को हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में ही बांटे। 3 भाग में मुख्य रूप से बांटे। पहला प्राकृतिक, जो ईश्वर के द्वारा बना हो। दूसरा मानव निर्मित, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधन को ही क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना मेहनत से थोड़ा सा उसको और उपयोगी बनाते हैं। मानव संसाधन में सिर्फ मनुष्य आएगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पे जिमरमैन नाम का जो है एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। संसाधन होता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखिए संसाधन होता नहीं, बनाया जाता है। जैसे अब मान लीजिए आप कि ये जो आप मान लीजिए कि अभी हम जिस रूम में पढ़ा रहे हैं, ये रूम जैसे कि आपका मान लीजिए कि किस चीज़ का बना है, ईंट का बना हुआ है, पत्थर सीमेंट का बना हुआ है। क्या ये जब ये ईंट जो है मिट्टी से बनाती है, मिट्टी जब खेत में था क्या हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा था? इस तरह जितना ज़रूरत पूरा कर रहा था? नहीं। इसको किसी मनुष्य ने इस मिट्टी से ईंट बनाया, फिर कहीं से पहाड़ को काट करके गिट्टी लाया गया, फिर चूना पत्थर से सीमेंट बनाया, फिर बहुत सारे लेबर मिस्त्री ने बन कर इस रूम को तैयार किया। हाँ, तो क्या ये मिट्टी जब खेत में था तो क्या ईंट का काम कर रहा था? घर था? ऐसे नहीं था। ये उस समय ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। हाँ, मान लीजिए कि आप जिस बेंच या कुर्सी पर बैठते हैं वह जंगल में है, कोई पेड़ है, तो ये ज़रूरत को आपको, जंगल का पेड़ है, ये आपका ज़रूरत को पूरा तो ज़्यादा नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, मान लीजिए ऑक्सीजन बना रहा है, ज़्यादा ज़रूरत तो पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई मनुष्य इसी को क्या करता है कि ये लकड़ी है, मान लीजिए, अब ये लकड़ी मान लीजिए आंधी आया, टूट कर रोड पर गिर गया, ठीक है, ये किसी ज़रूरत को पूरा मनुष्य का अब नहीं कर रहा है, ये कर रहा नहीं कर रहा, जहाँ तक ये रास्ता को क्या है बंद कर दिया है। अब मान लीजिए कोई मनुष्य इसको मेहनत से काटेगा, इसको फिर इसको लकड़ी को उसको चिरवाएगा, फिर उससे कुर्सी अगर बना देता है, कुर्सी बनाता है, टेबल, तो आप इस पर बैठ सकते हैं। तो ये जरूरत क्या, ये लकड़ी देखिए जब रास्ता में गिरा था तो रास्ता को रोके था, जहाँ तक दिक्कत दे रहा था, लेकिन इसी को जब मनुष्य क्या करता है, काट करके इससे अगर कुर्सी बनाता है तो ये ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो संसाधन था, ये कुर्सी और ज़्यादा संसाधन उन लोग के जरूरत को पूरा कर रहा है, जबकि यही कुर्सी जब लकड़ी था तब रास्ता को घेरे था, छेके हुए था, और इसको जब मेहनत से मनुष्य, तो संसाधन था नहीं, संसाधन बनाया जाता है। जैसे लोहा, मान लीजिए बहुत सारा लोहा अभी भी धरती के नीचे है, तो क्या वो किसी जरूरत का पूरा कर रहा नहीं, और वही में से जो इस लोहा को मनुष्य ने निकाल करके आज बस बना दिया, उससे बहुत सारा गाड़ी, रेल ट्रेन जो भी बना दिया था, ज़्यादा जरूरत को पूरा कर रहा है। तो संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता है। जैसे अभी चूना पत्थर बहुत सारा अभी भी है, हैं, वो किस चीज़ की जरूरत को पूरा कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन उसी चूना पत्थर से जब मनुष्य क्या करेगा, फैक्ट्री में उसको क्या करेगा, हैं, उससे क्या बना देगा, चूना पत्थर से सीमेंट बना देगा, तो उससे घर बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या होता है, संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता है। ऐसा किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था, ये याद रखिएगा। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति यानी ईश्वर हमें पेट भरने के लिए बहुत कुछ देता है, अर्थात हमारे पास जो पेट्रोल, कोयला, डीजल, लोहा, धातु, जितना भी चीज़, वो हमारे लिए पेट भरने के लिए यानी विकास करने के लिए बहुत है, हाँ, लेकिन बहुत सब कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। तो हम लोग, महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति हमें पेट भरने के लिए यानी विकास करने के लिए बहुत कुछ देता है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं देता है। लेकिन आजकल मनुष्य क्या कर रहा है, विकास के दौर में हाय बाप हाय बाप हाय बाप करते करते जितना भी संसाधन है सब, पेट्रोल, कोयला, डीजल, सबको इस तरह से ख़त्म कर रहा है कि आने वाला समय अब पेट ही भरने में लगा है इंसान। अर्थात विकास के साथ साथ अब देखिए कि इंसान है, एक आदमी को रहने के लिए क्या है, मान लीजिए आपके यहाँ 5 परिवार है, 5 सदस्य आपके परिवार में,
तो कितना 4-5 रूम बहुत हो गया आपके यहाँ। आप देखिए लोग 10-10 मंजिल का मकान बना रहा है, 10-10 को 20-20 रूम है उसके यहाँ। तो उतना जो रूम बना उसको बनाने में लोहा लगा, जो भी सीमेंट लगा, सब कुछ लगा, तो वो सब संसाधन तो आपका बेकार हो गया ना, उतना रूम तो खाली ही रहता है। लोग पेट ही भरने में लगा है, ठीक है। और महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रकृति हमें, ठीक है, प्रकृति जो है हमें पेट ही भरने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है, ये हमारे सिर्फ पेट भरने के लिए बनाया है। तो सवाल पूछता है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए प्रकृति ने सब कुछ दिया है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं? तो इसका आंसर आप क्या कहिएगा? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है। समझ गए? तो महात्मा गांधी ने कहा है कि हम प्रकृति जो है हमें पेट भरने के लिए सब कुछ दिया। अगर हम लोग सही से सिर्फ विकास करें, ठीक है, तो हम भी विकास करेंगे, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो भी करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग पेट ही भरने के चक्कर में रहेंगे तो पता चलेगा कि जितना भी कोयला पेट्रोल ये सब है अभी ही समाप्त हो जाएगा और हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वह विकास से वंचित रह जाएगा, अर्थात उसके लिए पेट्रोल, कोयला, डीजल, ऐसा ये सब चीज़ें क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को पेट भरना है, पेट ही भरने के चक्कर में नहीं लगना है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से आप लोगों को देखना है क्या कि यहाँ जो है हम लोगों को, ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग संसाधन को मुख्य रूप से वहाँ पे 3 प्रकार के पढ़े थे, प्राकृतिक, मानवनिर्मित और मानव। तो देखिए जैसे मनुष्य है ना, उसको मुख्य रूप से हम लोग मान लीजिए 2 भाग में बांट देते हैं, लंबा और नट्टा। लेकिन अगर इसको बांटा जाए और बहुत सारा आधार पर, तो मनुष्य बहुत सारा आधार पर बांट सकता है। जैसे लंबाई के आधार पर मान लीजिए बांट दिए इसको लंबा, नाटा। लेकिन और भी इसको बहुत सारा आधार, रंग के आधार पर बांटिए तो गोरा, काला, सांवला में बटेगा। हाँ, अब विचार के आधार पर बांटिए तो अच्छा, बुरा, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिंग के आधार पर लड़का, लड़की, इसके बाद स्त्री पुरुष यानी कि नपुंसक लिंग। हाँ, क्षेत्र के आधार पर बांटिए तो बिहारी, पंजाबी, इस तरह से हो जाएगा। तो संसाधन को हम लोग वहाँ जो बांटे थे वहाँ मुख्य रूप से बांटे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे आधार पर इसको, कई आधार पर क्या करेंगे, हम लोग इसको बांटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए संसाधन को वहाँ हम लोग मुख्य रूप से बांटे थे, जिसमें हम लोग प्राकृतिक, मानव समझे थे। अब यहाँ पे हम लोग संसाधन को और सारे कई आधार पर, जैसे मनुष्य को हमने क्षेत्र के आधार पर बांटा, बिहारी, पंजाबी कर दिया, रंग के आधार पर गोरा, काला कर दिया। इसी तरह से हम लोग संसाधन को और भी बहुत सारे आधार पर बांटेंगे। इसमें सबसे पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, जिसमें पहला आपका जैव और दूसरा है अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितना भाग? 2। कौन कौन सा? पहला जैव, दूसरा अजैव, ठीक है। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार है, 2 भाग है, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय को हम लोग पुनः पूर्ति योग्य भी कहते हैं, हाँ, और अनवीकरणीय को ये पुनः पूर्ति योग्य नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को बांटते हैं। स्वामित्व के आधार पर हम लोग बांटते हैं इसको 4 भाग में। सबसे पहला आ जाता है व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भाग में बांटेगा? 2। उपयोगिता के आधार पर भी 2। स्वामित्व के आधार पर कितना में? तो याद रखेंगे हम लोग इसको, स्वामित्व के आधार पर 4 भाग में बांटे हैं। उसके बाद विकास के आधार पर बांटा गया है। तो विकास के आधार पर संसाधन को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, संचित कोश संसाधन और भंडार संसाधन। समझ गए? इस बात को आप लोग समझ जाइएगा। तो संसाधन को हम लोग कई आधार पर यहाँ पे बांटे हैं, जिसमें सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को क्या करते हैं, 2 भाग में बांटे हैं, जैव और अजैव। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग कितना भाग में बांटे हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को 2 भाग में बांटे हैं। 2 भाग कौन कौन सा है? देखिए ध्यान से।
तो 2 भाग जो है वो सबसे पहला जो है आपका पहला नंबर है जैव संसाधन, और दूसरा नंबर जो है वो क्या है आपका अजैव संसाधन। जैव का मतलब होता है सजीव, लिविंग थिंग, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है। तो जैव संसाधन उसको हम लोग कहेंगे जिसमें सजीव संसाधन है, जिसमें जीवन होते हैं। जैसे आपको मछली आ गया, पशु आ गया, पशु में जितने भी जानवर हो गए आपको, उसके बाद अन्य प्राणी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, यानी वो सब क्या है, कुत्ता बिल्ली मनुष्य पेड़ पौधा सब क्या हो जाएगा, जैव संसाधन होगा। ठीक है, सूक्ष्म जीव सब। इसका दूसरा है अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर। अजैव संसाधन क्या होगा, इसका उल्टा होगा, निर्जीव वस्तु को हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में आपको क्या होगा, चट्टान यानी पहाड़ हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, इसमें कोयला पेट्रोल ये सब आता है। कपड़ा हो जाएगा, क्या इसमें जान होता है, नहीं, हवा होगा, पानी होगा। और आश्चर्य का बात देखिए कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हवा और पानी है, और ये सजीव के लिए सबसे जरूरी, और ये दोनों निर्जीव है खुद। ठीक है, तो ये हो गया उत्पत्ति का धर्म संसाधन का दो, जैव और अजैव। जैव मतलब सजीव संसाधन, अजैव मतलब निर्जीव। समझ गए। चलिए इसके बाद आप देखिए, अब है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर जो हमारा संसाधन है वो भी कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का है। सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय का मतलब क्या है, नवीकरण यानी नया कर सकते हैं जिसको, अर्थात जो आज उपयोग किए हैं तो कल भी वह कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होगा, जिसका भंडार बहुत ज़्यादा है और जो ख़त्म नहीं होगा अर्थात फिर से उसका पूर्ति हो सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन किसको कहते हैं, तो ऐसा संसाधन जिसका पुनः पूर्ति हो सके उसे नवीकरणीय संसाधन। जैसे हवा नवीकरणीय संसाधन, जैसे हम लोग उपयोग कर रहे हैं आज भी और करते आ रहे हैं, सदियों से हम मनुष्य और जीव जंतु द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद मिट्टी है, मिट्टी भी बनता है। तो आप लोग ये मिट्टी कैसे बनता है, तो देखिए पहाड़ जो होते हैं ना, जितने भी पहाड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत गर्मी के बाद जब इस पर अचानक वर्षा होता है ना, तो गर्म होने के बाद जब इसमें वर्षा होता है तो ये पहाड़ टूट करके इसका कण धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग देखें, मिट्टी हो गया आपको नवीकरणीय संसाधन। इसके बाद पानी आपको नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, क्योंकि पानी ख़त्म अभी होने वाला नहीं है। इसके बाद प्रकाश नवीकरणीय संसाधन है, हर रोज़ देखिए प्रकाश होता है कि नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद वन नवीकरणीय संसाधन है। विद्युत यानी बिजली भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। हाँ, हवा होगा, पवन होगा, ये सब क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन है। यानी सब खत्म होने का चांस कम है, नहीं है, ये फिर से पुनः पूर्ति हो जाता है। ठीक है, जैसे मिट्टी हम लोग खेती करते हैं, फिर मिट्टी क्या होता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। हैं, तो ये सब हवा का हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर पेड़ पौधा ऑक्सीजन बना देता है। ये सब पुनः पूर्ति होते रहता है। हाँ, देखिए करोड़ों वर्ष से सूर्य प्रकाश दे रहा है और अभी दे ही रहा है और आगे देता रहेगा। तो ये सब नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय इसका उल्टा होगा, ऐसा जिसका पुनः पूर्ति योग नहीं है, जो एक बार समय उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, उससे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए कोयला, पेट्रोल, एलपीजी क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग गैस सिलेंडर घर में खाना बनाते हैं ना, वही होता है। उसके बाद डीजल हो गया, ये सब कैसा संसाधन है, ये सब अनवीकरणीय। जैसे कोयला आप एक दिन जला लीजिए, पेट्रोल एक दिन भराइए गाड़ी में, दूसरा दिन फिर भराना पड़ता है, ख़त्म हो जाता है, तो है कि नहीं है, एलपीजी डीजल ये सब। और देखिए कि विकास के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। विकास अगर कहीं भी डेवलपमेंट कीजिए तो वो मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर चलेगा, जेसीबी चलेगा, जो भी मशीन चलेगा, मशीन के द्वारा फैक्ट्री में सब कुछ बनता है मशीन के द्वारा। और मशीन चलाया जाता है कोयला के द्वारा या पेट्रोल या डीजल, हाँ, या इस सब के द्वारा क्या होता है, चलाया जाता है। और ये सब चीज़ देखिए क्या है, अनवीकरणीय, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं बनेगा। तो इसलिए संसाधन में बहुत सारा संसाधन जो है अनवीकरणीय है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह से आज हम लोग पूरा धड़ल्ला से उपयोग, बहुत सारा गाड़ी निकल रहा है, बहुत फैक्ट्री सब कोयला और डीजल पेट्रोल क्या होगा, आने वाले 50 साल में ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, आने वाला जो हमारा पीढ़ी होगा, सामने जो बाल बच्चे होंगे, उनके लिए क्या होगा, ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। और ये सब विकास किस तरह से करेंगे, सोचिए थोड़ा सा, सब उसके सामने संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, संसाधन को थोड़ा सा सोच करके उपयोग करना है। एक नियोजित, एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम के तहत, एक सोची समझी योजना के तहत करना है, जिससे कि आज हम भी उपयोग करें और आने वाला पीढ़ी भी करे।
हैं। और ऐसा बात नहीं कि संसाधन का कमी है। महात्मा गांधी ने कहा भी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ प्रकृति ने दिया है, पेट ही भरने के लिए नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पेट ही भरने के चक्कर में लगे हैं। इससे आने वाला समय में क्या हुआ, संसाधन ये सभी जो अनवीकरणीय है, जो विकास के लिए बहुत जरूरी है, समाप्त हो जाएंगे और हमारे पृथ्वी के लिए और हमारे अन्य पीढ़ी वाले आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, ये जो संसाधन है इसको सोच करके थोड़ा सा करना। तो उपयोगिता के आधार पर देखिए हम लोग संसाधन 2 प्रकार का हुआ, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन को, स्वामित्व का शब्द जो है ना, जिसका स्वामित्व शब्द का जो है, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। स्वामित्व यानी अधिकार, इसका मतलब होता है अधिकार, राइट। तो अधिकार के मामले में आधार पर संसाधन को हम लोग 4 भाग में बांटे हैं, जिसमें सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन यानी प्रॉपर रिसोर्सेस। व्यक्तिगत का शब्द का मतलब होता है प्राइवेट, और जो भी चीज़ प्राइवेट होता है उस पर दूसरा का हक नहीं होता, अधिकार नहीं होता है। तो कह रहा है व्यक्तिगत संसाधन ऐसा संसाधन जिस पर किसी निजी, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे आपका खेत है, वो ये संसाधन है कि नहीं ये बताइए पहले, है कि खेत जरूरत पूरा करता है कि नहीं, इंसान का करता है। खेत से बहुत सारे फसल हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये खेत क्या होता है, बहुत सारे लोगों क्या है, प्राइवेट है। आपका खेत कोई दूसरा नहीं बेच सकता है, दूसरा उसमें फसल उपजा आपके मर्जी के बिना नहीं उपजा सकता है। बगीचा हो गया आपका, इससे आम दूसरा नहीं खा सकता आपकी मर्जी के बिना। आपका तालाब हो गया, इसमें कोई और मछली पालन नहीं कर सकता है। कुआं हो गया, केवल आपका अधिकार है, आपका घर है, इसमें आप ही रह सकते हैं केवल। तो इसमें व्यक्तिगत किसी न किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक बार और देखिए, व्यक्तिगत संसाधन में आपको खेत, बगीचा, तालाब, कुआं ये सब आता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए खेत है, ठीक है, और सरकार ने इधर से रेल निकाला, इधर सरकार रेल पास किया, ठीक है। सरकार जब रेल पास किया, बीच में अगर आपका खेत आता है और आप कहिएगा कि नहीं हम ये खेत लेकर रेल जाने नहीं देंगे क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन है और इस पर मेरा निजी अधिकार है, इस पर मेरा मर्जी चलेगा, ये खेत मेरा पुरखा का निशानी है, पूर्वजों का निशानी है, हम इस पर क्या करेंगे कि आपको नहीं जाने देंगे ट्रेन। इस समय सरकार क्या करेगा बताइए, ट्रेन को इस तरह से घुमा के इस तरह से ले जाना क्या संभव है, नहीं है। तो इसलिए सरकार के सामने बहुत दिक्कत आने लगा था कुछ समय पहले। लोग सब अपना प्राइवेट ज़मीन से पासे न रेल या रोड, तब सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून निकाला, ठीक है, जिसमें ये ज़मीन जायदाद होता है ना, इस सब को क्या किया, व्यक्तिगत संसाधन पहले जो था इस हम लोग का मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, तब उसको क्या क्या इस संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कर दिया। यानी कानूनी मूल अधिकार जो है वह आपको सरकार या कोई भी नहीं छीन सकता आपसे, कोई भी मूल अधिकार, जैसे आपको बोलने का स्वतंत्रता है, घूमने का, फिरने का, आवाज़ उठाने का, ये सब जो है आपको मूल अधिकार है, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो मूल अधिकार था पहले, संपत्ति का अधिकार जो भी निजी संसाधन, ये भी मूल अधिकार था, साथ इसको सरकार भी नहीं छीन सकता है। तो सरकार के सामने खुद समस्या आने लगा, लोग कहते थे रेल उधर से घुमा ले, हम नहीं ले जाने देंगे इधर से। तब सरकार ने क्या किया, ये जो संपत्ति है, जितना भी निजी संसाधन है, इसको मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। आपका कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकता है। तो इसलिए क्या करता है, अगर आपका रेल उल पास हो जाएगा तो सरकार को अधिग्रहण कर सकता है। तो यही कि व्यक्तिगत संसाधन को सरकार अधिग्रहण कर सकता है। अधिग्रहण मतलब सरकार उसको ले सकता है आपका। अगर उधर से रेल पास हो गया तो आपको उसका मुआवजा, उसका पैसा दे देगा, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। पहले लेकिन लोग रोक देता था जब यह मूल अधिकार था तो, ठीक है। इसलिए समझ के आप लोग व्यक्तिगत संसाधन को सरकार अधिग्रहण मतलब आपका ले सकता है और आपको उसके हिसाब से जो रेट होता है पैसा वो दे देगा आपको, ठीक है, समझ गए। तो व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं जिस पर क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। अब दूसरा नंबर आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन पर, उसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। देखिए सामुदायिक का मतलब होता है पूरे समाज का, सोशल, ठीक है। सामुदायिक समाज संसाधन उसको कहेंगे ऐसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, हक होता है, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या है जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, तो जैसे आपका मंदिर है, उसमें देखिए सब पूरे समाज के सब आदमी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे मस्जिद हो गया, इसमें सभी नमाज पढ़ने आते हैं, ठीक है। गिरजाघर हो गया, चर्च हो गया, शमशान हो गया, इसमें देखिए सभी क्या होते हैं, जलाने आता है, कोई पे रोक नहीं होता है किसी को,
ठीक है। पशु चारण में बहुत सारा पशु चराने का जगह भी होता है, तो उसमें सभी अपना क्या करते हैं, पशु चरा सकते हैं। आपका एक प्राइवेट शौचालय होता है जिसमें आप ही सिर्फ जाते हैं, लेकिन एक सर्वसुलभ शौचालय होता है, सरकार के द्वारा बनाया जाता है, इसमें सभी जा सकते हैं। सामुदायिक भवन होता है, यहाँ पर सभी जा सकता है। खेल का मैदान होता है बहुत सारा, ये सामुदायिक होता है, इसमें समाज का सभी लोग क्या करता है, सबका अधिकार होता है, सबका हक होता है, स्वामित्व होता है, तो उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहेंगे। इसका आप लोग जैसे समझ जाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए होता है तीसरा नंबर जो है स्वामित्व के आधार पर, वो है राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेस। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्र का मतलब होता है देश है, और संसाधन यानी ये देश का संसाधन, यानी इस पर सरकार का हक होगा। देश का मालिक कौन होता है? सरकार। तो राष्ट्रीय संसाधन इसका मालिक सरकार होगा। तो ऐसा संसाधन जिस पर सरकार का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और ये जो राष्ट्रीय संसाधन होता है इसका उपयोग जनता के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल सरकार क्या करता है? अपने लिए करता है। नेता बनता है, सबसे पहले अपना जेब भरता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय संसाधन पूरे सरकार मालिक सरकार होता है, और इसका जितना भी राष्ट्रीय संसाधन इसका उपयोग जनता के भलाई के लिए, हित के लिए किया जाना चाहिए। इसमें आपको क्या सब होगा? सरकारी इसमें स्कूल हो गया, इसमें जनता का बच्चा सब पढ़ता है, नहीं ना, गरीब का बच्चा, सभी का बच्चा पढ़ता है। कॉलेज हो गया है, अस्पताल हो गया, सरकारी है, रोड हो गया, लेकिन इसका किसका भला हो रहा है? कौन चलता है? हम लोग चलते हैं, है कि नहीं? ऐसा है कि सरकार सिर्फ चलेगा? नहीं। तो ये सब सरकारी जो है राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है इससे, और इसका उपयोग जनता अपने लिए करता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए राष्ट्रीय के अलावा जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जो चौथा भाग है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय शब्द जैसे ही जुड़ जाएगा इसका मतलब होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी आपके देश से बाहर का बात किया जा रहा है। तो देश से बाहर। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, इंडिया है। और यहाँ इंडिया है, जैसे मान लीजिए तो इंडिया के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। पता है कि हमारा जो भारत है 3 वर्ष से किससे घिरा है? किससे घिरा है? जल द्वारा, ठीक है। हाँ, दक्षिण में हिंद महासागर, तो दक्षिण तो इधर होगा नीचे में, दक्षिण में हिंद महासागर है। हाँ, दक्षिण में से पूरब में अरब, पश्चिम में अरब सागर, और पूरब में बंगाल का खाड़ी है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देख लीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पे, हाँ, कि ये जो हमारा मान लीजिए भारत है, हाँ, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो हमारा जमीन भारत का तो यही समाप्त हो जाता है, यहाँ समुद्र शुरू हो जाता है। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में देखिए अब क्या होता है, जैसे आपका जमीन यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ तो पूरा समुद्र बहुत बड़ा, क्योंकि ये धरती पर कितने, ये धरती जो है इस पर तो 3 भाग क्या है, 3 भाग क्या है, पानी है, 1 भाग में जमीन है, तो ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा समुद्र है। तो ये देश हमारा यहाँ है, यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर अंदर समुद्र तक, मान लीजिए ये पूरे क्या है सब समुद्र है, तो 200 किलोमीटर समुद्र, जहाँ से देश हमारा, जहाँ से हमारा देश का सीमा खत्म होता है, मिट्टी खत्म होता है, तट खत्म होता है, वहाँ से अंदर समुद्र में 200 किलोमीटर तक हैं, 200 किलोमीटर तक को छोड़ करके, क्योंकि आप मान लीजिए हमारा देश यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ से लेकर समुद्र में 200 किलोमीटर तक हमारा क्या है, हमारा देश से है, एक तरह से समझिए। यहाँ पे हम अपना मन से जो भी करना है वहाँ पर हम पर्यटन का काम करें, घूमने फिरने का, हैं, हमारा सेना यहाँ पे घूम सकता है, यहाँ हम लोग कोई मछली पालन या जो भी चीज़ करना है वो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर समुद्र को छोड़ करके, उसके बाद 200 किलोमीटर के बाद, यानी हमारा यहाँ तट खत्म होता है, यहाँ से 200 किलोमीटर तक भी हमारा क्या है, हमारा ही है, ठीक है। इसके बाद जितना भी महासागर है, समुद्र है, वह सब क्या कहलाएगा, वह सब कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर को छोड़ करके उसके बाद जितना भी समुद्र है, हाँ, समुद्र में भी बहुत सारा चीज़ है जो कि मनुष्य की जरूरत को पूरा करता है, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाएगा, वो सब महासागर, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। समझ में आया? तो क्या कहेंगे कि समुद्र तट से 200 किलोमीटर को छोड़ करके, समुद्र तट से 200 किलोमीटर और जाइए, उसके बाद, ठीक है, 200 किलोमीटर को छोड़ करके उसके बाद जो खुला महासागर यानी समुद्र है, उस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। ये किसी का नहीं है, ये इसका मालिक कोई एक अकेले नहीं है, इसके लिए संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वही इसका देख रेख करता है। इसकी देख रेख क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था
करती है, जिसका ऑफिस कहाँ है, अमेरिका में है। और इसका अगर अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय खुला समुद्र रहता है, और खुला समुद्र जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, इसका देख ये किसी का नहीं है, या तो कहिए तो सबका है, ठीक है। इसका देख रेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करता है, जिसका ऑफिस अमेरिका में है। तो अमेरिका में अगर इसका ऑफिस है तो ये ना समझ लीजिए कि जितना भी समुद्र सबका मालिक अमेरिका है, क्योंकि अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है तो इसका मतलब नहीं कि वो दिल्ली वाला कहीं है। दिल्ली में इसलिए उसका ऑफिस है हम सभी का, लेकिन हम सब का है, पूरे भारतवासी का है वह सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दिल्ली में इसलिए क्योंकि दिल्ली मान लीजिए बीच में है भारत का, वहाँ आने जाने का साधन है, सब कुछ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बनाया गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होने का मतलब एक पूर्व ये नहीं है कि वह दिल्ली वाला का होगा। तो ये जो खुला 200 किलोमीटर समुद्र तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को छोड़कर उसके बाद जितना भी समुद्र है वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में, और इसका देख रेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करता है। इसका ऑफिस अमेरिका में है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है इसका उपयोग कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्था से पूछ कर ही करता है, ठीक है। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देख लिए आप लोग, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 4 प्रकार, व्यक्तिगत जिसमें निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, इसमें आपका खेत मकान आता है, ये सब आता है। उसके बाद सामुदायिक संसाधन जिसमें पूरे समाज का अधिकार होता है, जैसे मंदिर मस्जिद शमशान ये सब आता है। उसके बाद आपको राष्ट्रीय संसाधन जिसका मालिक सरकार होता है और इसका जो जनता के भलाई के लिए कहते हैं, इसमें स्कूल कॉलेज अस्पताल सड़क आता है। इसके बाद आपको आता है चौथा स्वामित्व का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आता है समुद्र तट से 200 किलोमीटर को छोड़ करके, उसके बाद जो खुला समुद्र महासागर है, हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाता है। और इसका देख रेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करता है, जिसका ऑफिस अमेरिका में है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति से कोई भी देश कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो या रूस, कोई क्यों ना हो, ठीक है। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अब यहाँ पे आता है चर्चा की आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बच्चा बहुत बार। तो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हम देखिए बताए, मान लीजिए आपका भारत है, यहाँ आपका तट है, यहाँ पे आपको भारत समाप्त हो जाता है, जमीन इधर समुद्र है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, तो तट रेखा से समुद्र में 200 किलोमीटर छोड़ दीजिए तब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यहाँ शुरू हुआ था। तो 200 किलोमीटर ये आपका तट है, और ये 200 किलोमीटर समुद्र, किसी भी देश का जो यहाँ से सीमा समाप्त होता है वहाँ से 200 किलोमीटर तक का समुद्र क्या है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी देश अपना जो भी मन हो वह काम यहाँ पर कर सकता है। कोई तेल का कुआं निकाले, कोई मछली पालन करे, कुछ भी करे वह कर सकता है। तो समुद्र तट से 200 किलोमीटर अंदर, समुद्र ये तट है, यहाँ से 200 किलोमीटर के अंदर ही क्या है, अंदर का क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ देश की सरकार किसी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि तेल निकाले, पेट्रोल निकाले, मछली पालन करे या कोई पर्यटन का काम करे, वो कर सकता है। और इसके बाद 200 किलोमीटर पे जो है क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन शुरू होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, इतना समझ गए। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, तो आगे अब हम लोग देखिए अब विकास के आधार पर संसाधन को क्या किया है, बांटा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर जो संसाधन है उसको हम लोग देखेंगे फिर, ठीक है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस तरह से पढ़ते रहिए, मन लगाकर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।